हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, MRI। दोस्तों याद रखिए, MRI एक प्रकार का टेस्ट है और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और यदि हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो कार्डियोग्राफ और ECG, हार्ट से रिलेटेड हृदय से संबंधित बीमारियों को पता लगाने के लिए कार्डियोग्राफ और ECG किया जाता है। और यदि हम ऑप्शन सी बोन मिनरल टेस्ट की बात करें तो बोन मैरो से जुड़ी हुई समस्याओं का पता लगाने के लिए बोन मिनरल टेस्ट किया जाता है। तो मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? MRI। दोस्तों आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए ये MRI की मशीन है। यहाँ पेशेंट को अंदर डाला जाता है जिससे उसका ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी इशू को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों एक्चुअली में लाल रक्त कणिका में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और शरीर में उसको पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कैसा रोग है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विषाणु जनित। दोस्तों याद रखिए, ये एक वायरल डिजीज़ होता है और ये किस वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस, जिससे लीवर में सूजन आ जाता है और इसकी रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हल्के अम्लीय माध्यम में। दोस्तों याद रखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है और इस टाइलिन हार्मो एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 29। दोस्तों याद रखिए, मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पूरे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है तो याद रखिए वो होती है 206। और जो बेबी बॉर्न होता है, बिल्कुल नवजात, उसके शरीर में 300 हड्डियां होती है। फिर बाद में वो हड्डियां जुड़कर जब वो एडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियां ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। दोस्तों देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का ऑर्गन है ना, इसी को बोला जाता है पेनक्रियास, अग्नाशय। और ये लाइपेज एंजाइम को स्त्रावित करता है। लाइपेज जो है वो फैट को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कशेरुक रज्जु में। दोस्तों याद रखिए, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखिए, आप शांति से बैठे हुए हैं, कोई माचिस की तिली को जलाकर आपके हाथ में अगर टच कर दे, आप तुरंत से हटाएंगे। तो ये जो तुरंत हटाने की क्रिया है ना, जो 1 सेकंड से भी कम का समय होता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो आपने तुरंत हटाया है वो स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही हटाया है और इसके लिए मेन जिम्मेदार होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देख लीजिए आप, ये जो आपको इमेज दिख रहा है यही है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुतृषा पोलियोमाइलाइटिस रोग किससे फैलता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु से, वायरस से फैलता है बहुतृषा। दोस्तों याद रखिए, इसके लिए मेन जिम्मेदार जो है, जो पोलियो का वायरस होता है वही है।
और इसके लिए टीका लगाया जाता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में RH क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। दोस्तों याद रखिए, जो रक्त में RH फैक्टर होता है वो कुछ नहीं, प्रोटीन होता है, और जिसके ब्लड में ये प्रोटीन पाया जाता है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसके में RH ये प्रोटीन नहीं पाया जाता तो वो RH नेगेटिव होता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। कुछ लोगों का A पॉजिटिव रहता है, B पॉजिटिव रहता है, AB पॉजिटिव रहता है, O पॉजिटिव रहता है। लेकिन आपको पता भी होगा कि कुछ का A नेगेटिव, B नेगेटिव या AB नेगेटिव या O नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? तो जिनमें RH फैक्टर नाम का ये जो प्रोटीन अगर पाया जाता है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है, और अगर ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो फिर वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंतवल्क, जिसको इनेमल कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, ये एनिमल क्या होता है, देखिए ये हमारा दांत है और ये जो ऊपरी सफ़ेद कलर का जो आपको भाग दिख रहा है वही होता है एनिमल। बोला जाता है कि ये हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है, और ये हमारे दांत के जो अंदर ये नर्व्स है ना उसकी सुरक्षा करता है। ये एक मजबूत परत, आवरण, सुरक्षा कवच प्रदान करता है हमारे दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जोड़ का प्रतिस्थापन करना। दोस्तों ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये ऑपरेशन सर्जरी की, जिसको हम आर्थोप्लास्टी बोल रहे हैं, इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट को इम्प्लांट किया जाता है सर्जरी के थ्रू, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा का उत्पादन करती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। दोस्तों याद रखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है अवायवीय और दूसरा होता है वायवीय। अवायवीय श्वसन वो है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, तो एकदम से ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीजन का उतना सप्लाई तो नहीं हो पाता है, तो उस समय जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अवायवीय श्वसन का प्रयोग करती है, और उस टाइम पर उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 जोड़े। दोस्तों याद रखिए, जो पसलियां होती हैं ना आपकी, वो 12 की जोड़ी में होती है। मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है, ये एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये 12 जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 65%। दोस्तों याद रखिए, जो वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में 65% तो जल ही होता है। और यदि हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क में याद रखिए 85% जो है वो जल ही होता है। अगर हम रक्त की बात करें तो 79% जो है वो जल होता है, और यदि हम फेफड़े की बात करें तो 80% जो है वो जल ही होता है। तो जल जो है एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति को मिनिमम 4 लीटर पानी तो एक दिन में पीना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जबड़े की मांसपेशी जो है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। इसको मैसेटर भी बोला जाता है, मैसेटर। और ये किस काम आती है? जो बहुत ही ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं उसको चबाने के काम आती है मैसेटर मांसपेशी, और ये कहाँ की मांसपेशी है? जबड़े की। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उल्व, जिसको बोलते हैं एमनियन।
दोस्तों देखिए, आप इमेज में देखिए, ये अंदर जो है वो भ्रूण है, और ये जो आपको सफ़ेद कलर का पानी दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है एमनियन। क्लियर है? तो ये एमनियन ही है जो बच्चे को ड्राई होने से बचाता है, शुष्क होने से बचाता है। तो ये जो सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा है उसी को कहा जाता है एमनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब भी आपका हाथ कटता होगा तो कुछ ब्लीडिंग होती है, फिर कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है और उसकी जगह खून का थक्का जम जाता है। तो इसके लिए जो कैल्शियम तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और जिन व्यक्तियों में ये रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर्स डिजीज। याद रखिए, हीमोफीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इनका पुनरुद्भवन, रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनाकार उपकला। दोस्तों, घनाकार उपकला एक कोशिका का प्रकार है और ये त्वचा पर चोट लगने पर जो नया स्किन आता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडरा टेंडन किसको जोड़ती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेशी को अस्थि से। मतलब कि मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करती है कौन? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओसीन। दोस्तों, जो अस्थि का मैट्रिक्स होता है उसमें कई सारे जो है तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि केमिकल, जैसे कि फॉस्फेट, जैसे कि टाइप 1 कोलेजन, और साथ ही साथ ओसिन प्रोटीन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है किसमें? अस्थियों के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। दोस्तों याद रखिए, ये जो यकृत होता है ना, ये मानव शरीर की या पूरे स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जब अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो वो होता है थायराइड। क्लियर है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस सी। दोस्तों याद रखिए, जो इंटरफेरॉन होता है ये एक्चुअली में एंटीवायरल प्रोटीन होता है। तो वो हर बीमारी जिसके लिए वायरस जिम्मेदार होता है, इंटरफेरॉन का यूज़ किया जा सकता है। अगर हम टीबी, टिटनेस की बात करें तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मधुमेह जो है वो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, और हेपेटाइटिस सी जो है ये वायरस के कारण होता है। तो इंटरफेरॉन जो है हेपेटाइटिस सी के नियंत्रण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमयन किस प्रकार होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा, अर्थात इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, ये दोनों मस्तिष्क के ही भाग हैं, मस्तिष्क के ही पार्ट हैं, और ये दोनों जो हैं श्वसन केंद्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी याद रखिए दोस्तों, ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो श्वसन के साथ साथ हृदय गति, पाचन, इन सब के जिम्मेदार होता है। और ये जो पोन्स है ये मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो श्वसन केंद्र जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स दोनों में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरियोटेलिक उत्सर्जन। देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है वो यूरिया के फॉर्म में बाहर आता है, लेकिन कुछ कुछ प्राणियों में वो यूरिक एसिड के फॉर्म में भी बाहर आता है। तो जब वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर आता है तो उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म उत्सर्जन,
और अगर वो अमोनिया के ही फॉर्म में बाहर आता है तो उसको बोलते हैं अमीनोटेलिज्म उत्सर्जन, और यदि वो यूरिया के फॉर्म में बाहर आता है तो उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो यूरिया के फॉर्म में होता है, इसलिए हमारा जो उत्सर्जन है वो यूरियोटेलिक उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। दोस्तों याद रखिए, आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, तो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसके लिए मस्तिष्क का एक भाग हाइपोथैलेमस जो है वो जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस के और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि शरीर में नियंत्रण को बनाए रखना, और साथ ही साथ ये पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन स्त्रावित होते हैं उसको भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस। दोस्तों याद रखिए, ये जो इंजेक्शन है गामा ग्लोब्यूलिन, ये हेपेटाइटिस ए, गलसुआ, रुबेला, वार्सेला, इन सभी बीमारियों के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिए, जो स्टार्च होता है वो मानव शरीर के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन इसका उपयोग डायरेक्ट स्टार्च के रूप में नहीं होता। इसका बहुत ही आसान फॉर्म ग्लूकोज के रूप में जो है उपयोग किया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 से 3 लीटर। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये खून की मात्रा पर भी निर्भर करता है, ये व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि उसके शरीर में कितनी खून की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। दोस्तों याद रखिए, हमारे शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सा? आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। ये सभी प्रकार की एंटीबॉडी जो है हमारे रक्त में पाई जाती है, और ये एक तरह की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में अन्य ग्रंथियों के होने वाले हार्मोन के स्त्रवण को नियंत्रित करने का काम करती है पीयूष ग्रंथि, और ये खुद भी कई सारे हार्मोन को सिक्रेट करती है, स्त्रावित करती है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन जो है, जैसे कि वैसोप्रेसिन हार्मोन है। वैसोप्रेसिन हार्मोन का भी स्त्रवण जो है ये पीयूष ग्रंथि करती है, और जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्यों स्त्रावित होता है? जब बच्चा डिलीवर कर रही होती है ना एक माता, तो उसके गर्भाशय में जो संकुचन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन मनुष्य की वृद्धि के लिए, उसके हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। वैसोप्रेसिन हार्मोन ये मूत्र को नियंत्रित करता है कि मूत्र की मात्रा कितनी होगी। तो ये सबका सिक्रेशन करता है पीयूष ग्रंथि, और ये खुद कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट के रूप में। दोस्तों अधिकतर जो CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ही होता है हमारे रक्त में। और कितना अगर परसेंट पूछा जाए तो याद रखिए, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च रक्तदाब को कम करने में। दोस्तों याद रखिए, जो उच्च रक्तदाब होता है उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और जो निम्न रक्तदाब है उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, और इसके लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस मेडिसिन पर बैन लगा दिया है। यूएसए गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेडिसिन जो है ये मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, लेकिन हमारे इंडिया में इस पर कोई बैन नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। याद रखिए दोस्तों, लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है और ये सभी जो है ये WBC की कोशिकाएं हैं। WBC में कौन कौन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो याद रखिए, एक तो हो गया लिम्फोसाइट, दूसरा है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, ये भी WBC की ही कोशिका है, और एक होता है मोनोसाइट्स, और एक प्रकार आप जानते हैं लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। दोस्तों, जो रक्त का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और यदि आपको रक्त कण की पूछा जाए कि रक्त कण को क्या क्या बोलते हैं, तो याद रखिए वो होता है RBC, लाल रक्त कणिका, WBC, श्वेत रक्त कणिका, और क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्लियर है? तो ये रक्त कणिका है, और जो तरल भाग है उसको क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार की है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि मतलब वो ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को या अपने एंजाइम को सीधा रक्त में रिलीज कर देती है, रक्त में स्त्रावित करती है। और जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो अपने हार्मोन को वाहिकाओं में, नलियों के माध्यम से शरीर में स्त्रावित करती है। ये जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियास, ये कुछ हार्मोन को सीधा रक्त में स्त्रावित करती है और कुछ को नलियों के माध्यम से, इसलिए ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पीतवर्ण शीरा रोग किस कारण होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सफ़ेद मक्खी से। दोस्तों, सफ़ेद मक्खी से जो भिंडी होती है ना, उसमें पीतवर्ण शीरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। दोस्तों, गन्ना में एक पायरिला कीट जो है वो लगता है, और याद रखिए ये पंख वाला कीट होता है। इस मतलब ये जो कीट होता है उसमें बड़े बड़े पंख लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों, याद रखिए जो एपिथैलेमस है वो पीनियल ग्रंथि और हैबिन्यूला, इन दोनों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिलेनिन। दोस्तों, याद रखिए जो मानव का त्वचा होता है, यदि वो बहुत काला है, इसका मतलब ये है कि उसमें मिलेनिन वर्णक की मात्रा अधिक है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, मतलब उसके शरीर में मिलेनिन जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये मिलेनिन जो है ये कैंसर रोधी होता है, ये कैंसर से बचाव करता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत अधिक गोरा होता है, या वो देश के लोग जिसमें स्किन बहुत वाइट होता है, उनमें त्वचा के कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लूरल मेम्ब्रेन। देखिए दोस्तों, फेफड़ों के चारों तरफ एक छोटी सी पतली झिल्ली मिलती है, इस झिल्ली को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये फेफड़ों को रक्षा करता है बाहरी आघात से या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से। तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्त्रावण होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। दोस्तों, ये जो अग्नाशय होता है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, इससे हार्मोन भी स्त्रावित होता है और एंजाइम भी स्त्रावित होता है। हार्मोन अगर हम देखें तो कौन कौन सा है वो, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन स्त्रावित होता है। ग्लूकेगॉन ये हार्मोन्स हैं। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो वो होता है लाइपेज और प्रोटीएज।
तो ये एंजाइम हो गया और ये हार्मोन हो गया, तो दोनों स्रावित हो रहा है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा क्रिस्प प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों याद रखिए, यकृत जो है वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है और उसे संग्रह भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हीमाटूरिया। दोस्तों जब मूत्र के साथ रक्त आने लग जाए तो इसे हीमाटूरिया कहा जाता है, और याद रखिए ये कैसे दिखता है? माइक्रोस्कोप की मदद से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। दोस्तों याद रखिए, अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं, न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की सामान्य सोचने की क्षमता जो है वो समाप्त होने लगती है, उसकी याददाश्त कम होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये एक प्रकार से मस्तिष्क से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों ध्यान में रखिए, आपको पता ही होगा वृक्क मतलब होता है किडनी, और किडनी को अगर हम एक छोटा स्लाइड काट कर अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो पता चलता है कि किडनी जो है वो असंख्य नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और जब नेफ्रॉन की स्टडी की जाती है तो देखिए यहाँ पर ये जो भाग होता है ना, ये वाला, इसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो भाग है वो है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो हर भाग का अपना अपना कार्य होता है। तो ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो किसको अवशोषित करती है? तो ध्यान में रखिए हमारा ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम की। दोस्तों याद रखिए, जो मांसपेशी होते हैं उनमें आवेग के संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में सोडियम की कमी होती है तो मांसपेशियों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, और सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सोडियम आयन और कैल्शियम आयन ये दोनों ज़रूरी होता है मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। दोस्तों याद रखिए कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती ही है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। लेकिन हमारा शरीर जो है डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट वसा को ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं कर पाता, वो उसको सरल अणुओं में तोड़ता है, और बहुत सारी क्रियाएं होती है सरल अणुओं में तोड़ने के लिए, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, जैसे कि क्रेब्स चक्र है, और अंत में जो एटीपी का निर्माण होता है वही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में ही संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का चक्र होता है उसमें अंतिम रूप में, शुद्ध रूप में एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वृक्क पर, अर्थात किडनी पर। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उपवास रखता है तो उसके किडनी पर लोड बढ़ जाता है, और सबसे अधिक प्रभावित जो है वो किडनी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय, पेनक्रियाज में। दोस्तों पेनक्रियाज जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाओं का नाम है, एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो पेनक्रियाज में पाई जाती है। पेनक्रियाज के बारे में याद रखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओ समूह। दोस्तों याद रखिए, आपको पता ही है मानव शरीर में जो है 8 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव
और O पॉजिटिव। ठीक वैसे ही A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो जो O समूह के ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है वो अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से। किससे? ब्लैक किट और स्मट, ये दो डिजीज होते हैं जिससे रानीखेत रोग संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिपैरिन। दोस्तों याद रखिए, आप देखते ही होंगे अगर हमारी बॉडी में छोटा सा भी अगर कट लग जाता है तो थोड़ा सी ब्लीडिंग के बाद जो है उसमें थक्का जम जाता है। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि शरीर के अंदर हमारे पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ पर खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? क्योंकि ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है, ये रक्त के थक्का जमने को रोकता है। और ये इस हिपैरिन का निर्माण कौन करता है? लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमाशय में। याद रखिए दोस्तों, जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है और ये जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस बोला जाए जैसे कि होता है पेप्सिन, जैसे कि लाइपेज, जैसे कि रेनिन, ये सारे जो है जठर रस हैं और इसका निर्माण कौन करता है? अमाशय की भित्ति, उसमें पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारे गले में पाई जाती है और ये कुछ हार्मोन का स्रावण करती है जैसे कि T3 और T4, और ये जो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, साथ ही साथ जो है तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कीट किस फसल का रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरसों। याद रखिए दोस्तों, सरसों जो है इसमें सफेद कीट नाम की बीमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 से 120 दिन। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में लाल रक्त कणिका की जगह एरिथ्रोसाइट भी दिया जा सकता है, तो मतलब यही होगा, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और इसकी जो आयु होती है वो 100 से 120 दिन होती है, उसके बाद जो है वो नष्ट हो जाती है, फिर से नए आरबीसीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरी पत्ती के फुदके द्वारा, जिसको लीफ हॉपर बोलते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है लीफ हॉपर, और जो धान में टुंगरो वायरस होता है ये इसी के कारण होता है, तो ये फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 एटीपी के अणुओं का। दोस्तों ये क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस चक्र, ये सभी जो हैं ये ऊर्जा निर्माण के चक्र होते हैं। लास्ट में इनसे एटीपी जो है प्राप्त होता है और यही एटीपी जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए दोस्तों, जो क्रेब्स चक्र से जो एटीपी का निर्माण होता है उसमें टोटल 24 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सॉन बोला जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ, इसको बोला जाता है न्यूरॉन। अब ये जो पूरा लंबा निकला हुआ भाग है ना, ये पूरा, इसको बोला जाता है एक्सॉन। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम एक्सॉन और पूरे को बोलते हैं हम न्यूरॉन। ये तंत्रिका कोशिका होती है और इसी से हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काला रोग और स्मर्ट। काला रोग और स्मर्ट जो है दोस्तों, ये गेहूं में सबसे फेमस जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, ये कवक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, कोलोस्ट्रम मतलब क्या होता है? जब भी कोई माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन से जो पहला पीला कलर का जो दूध निकलता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और ये जो है, इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर गुण पाए जाते हैं। तो जो बच्चा माँ का पहला दूध नहीं पी पाता है, उसमें प्रतिरक्षा तंत्र की कमी होती है, कमजोरी हो सकती है, कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारे शरीर का जो किडनी होता है वो रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को छानने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे पाचक अंग पाए जाते हैं, जैसे कि आहार नाल, जैसे कि हमारा अमाशय, छोटी आंत। जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का पाचन करता है वो होता है छोटी आंत। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बार हम इमेज के थ्रू देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये जो है हमारा माउथ है, टीथ है और टंग है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको ये जो लंबी सी नली दिख रही है इसको बोलते हैं ईजोफेगस, ईजोफेगस कहा जाता है इसको। ये देखिए, इसको बोला जाता है स्टमक, स्टमक हम इसको अमाशय भी बोलते हैं। और ये जो भाग है आपको ब्राउन कलर का जो दिख रहा है उसको बोला जाता है लिवर, लिवर को यकृत भी कहा जाता है। इसके नीचे एक छोटा सा अंग दिखेगा, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय कहा जाता है। अब इसके नीचे अंदर में ये जो ऑरेंज कलर का दिखता है ये स्टमक के पीछे भी रहेगा, ये इसको बोलते हैं पैनक्रियाज, मतलब कि अग्नाशय। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि बड़ी आंत। और इसके अंदर बहुत सारे जो पतली सी नलिका दिख रही है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत। तो ये पूरा हमारा पाचन तंत्र का अंग है, जिसमें सबसे अधिक पाचन की क्रिया जो है वो छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी और ए बी। अब देखिए दोस्तों, माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, मतलब कि उनके ब्लड में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। तो फिर वो ए ब्लड ग्रुप का बच्चा भी बन सकता है, बी ब्लड ग्रुप का बच्चा भी बन सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप का भी बच्चा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुईस पास्चर ने यीस्ट में की थी। याद रखिए दोस्तों, अनॉक्सी श्वसन वो श्वसन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। किसमें की थी? यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा। दोस्तों याद रखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसमें ये जो नीला कलर की जो पाइप दिख रही है ना, इसी को बोला जाता है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या करता है? ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास भेजता है ताकि फेफड़ा उसे शुद्ध कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुधिर को। थैलीसीमिया दोस्तों रुधिर को प्रभावित करती है। इसमें होता क्या है कि ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कम हो जाता है, जिससे शरीर जो है सही तरीके से ऑक्सीजन को सभी अंगों में नहीं पहुंचा पाती, और ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 भागों में। कौन कौन सा? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अगर आप
इमेज से समझना चाहें तो ये आपको जो पीला कलर का भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, और ये जो आपको डार्क पीला कलर का जो भाग दिख रहा है ये है सेरिबेलम, और ये जो आपको ब्राउन कलर का भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इन सभी अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमोनिया। दोस्तों याद रखिए, जलीय प्राणियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया के रूप में उत्पादित होता है, और अगर मनुष्यों की बात की जाए तो यूरिया के रूप में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। और दोस्तों ध्यान में रखिए, ये गले में पाया जाता है। देखिए ये जो एक जोड़ी दिख रहा है इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, और ये जो छोटे छोटे चार दिख रहे हैं ना इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 31 जोड़ी। याद रखिए, मानव शरीर में 31 जोड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स पाई जाती है। अगर आप इसको देखना चाहें इमेज के थ्रू तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कुल जो है 31 जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। दोस्तों याद रखिए, हमारा जो मस्तिष्क है और जो हमारा मेरु रज्जु है उसमें बाहरी आघात से बचने के लिए एक बहुत ही पतली झिल्ली बिछी होती है। अगर उस पतली झिल्ली में इन्फेक्शन आ जाए तो उसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस, और ये जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है और वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिए, मस्तिष्क को दर्द रहित अंग के नाम से जाना जाता है, तो उसमें अगर सुई चुभाया जाए तो पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फुफ्फुस सिरा द्वारा, पल्मोनरी वीन द्वारा जो है फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन को हृदय में पहुंचाया जाता है। आप इसमें देखिए इमेज में, ये जो आपको लाल कलर की नलियां दिख रही है ये क्या करती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको वो हृदय में लाती है। यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वीन, फुफ्फुसी सीरा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइलिन। दोस्तों इमेज में देखिए यहाँ पर आपको जो ये नीला नीला कलर का आवरण बिछा हुआ दिख रहा है इसी को बोला जाता है माइलिन शीट, और इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो है ये पूरा माइलिन शीट है, और अगर हम एक एक यूनिट को देखें तो इसको बोला जाता है माइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14.5 ग्राम। दोस्तों याद रखिए, एक वयस्क मनुष्य में 14 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, और यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो उस स्थिति को कहा जाता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया, और यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, और इसलिए यदि कोई व्यक्ति जो है उसके शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, इसमें जो गला होता है वो बहुत अधिक सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोगाणुवाहक या फिर वेक्टर। जैसे कि मच्छर जो है वो एक प्रकार से रोगाणुवाहक है। आपने एक मच्छर का नाम सुना होगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो है ये एक प्रकार से क्या होता है, रोगाणुवाहक होता है। ये मलेरिया का एक परजीवी होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम।
ये इसको कैरी करता है और इसीलिए जो है ये एक प्रकार से रोगाणुवाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस दोस्तों अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो अमाशय जो है अपने आप जो है संकुचित होती है, हमको पता भी नहीं चलता है। तो वो जो संकुचन होता है जिसकी वजह से भोजन जो है आगे बढ़ता है उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्क मतलब कि किडनी। ये जो रक्त में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम जो है वो किडनी ही करती है, ये फिल्टर करने का काम किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाओं में। दोस्तों याद रखिए मानव शरीर में हर कोशिका का विभाजन होता है लेकिन मस्तिष्क की कोशिका न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। इसलिए एक बार जो न्यूरॉन डैमेज हो गया फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में मस्तिष्क से संबंधित रोग है तो उसके ठीक होने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानांक श्वसन मापी द्वारा। दोस्तों ज्ञानांक श्वसन मापी द्वारा जो है श्वसन गुणांक का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेत्र का। दोस्तों याद रखिए ग्लाइकोमा में क्या होता है कि जो नेत्र में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती है जिससे व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, यहाँ तक ये अंधेपन का भी कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिटोनियम। दोस्तों हमारी जो किडनी होती है जो राजमा के आकार की होती है उसमें चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण बिछा रहता है ताकि बाहरी आघात या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से उसकी रक्षा की जा सके और उस झिल्ली नुमा संरचना को बोला जाता है पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाठिया रोग आर्थराइटिस का क्या कारण है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाना। जो आर्थराइटिस में क्या होता है अधिकतर जोड़ों में बहुत अधिक तकलीफ होने लगता है और उसमें क्या होता है जोड़ में सोडियम यूरेट जो है उसके क्रिस्टल जो है वो जमा हो जाते हैं और वो घिसने के कारण क्या है जोड़ों में तकलीफ होने लगती है जिसे कहा जाता है गाठिया रोग या आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन है। ऑप्शन देखते हैं, हड्डी एक कठोर ऊतक है जबकि उपास्थि एक नरम, लोचदार और लचीला ऊतक है। ऑप्शन बी, उपास्थि शरीर के बाहरी कान, नाक और जोड़ों में मौजूद होती है जबकि हड्डी शरीर के कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। दोनों ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो वृद्धि और मेमोरी और तर्क का केंद्र होता है। वैसे मानव शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं लेकिन अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जिंक। जो इंसुलिन होता है इसको कौन स्त्रावित करता है? अग्नाशय। अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज, और ये स्त्रावित करता है इंसुलिन। जब अग्नाशय सही तरीके से काम ना करे तो इंसुलिन की कमी हो जाती है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए लेवल को हम बोलते हैं डायबिटीज। क्लियर है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु इंपॉर्टेंट है? जिंक। अगर जिंक भी ना हो तब भी इंसुलिन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन डक्टलेस है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों याद रखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन का स्त्रवण सीधे रक्त में कर देती है क्योंकि इनके पास अपनी कोई नलियां नहीं होती और इसलिए इन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लाइकोजन के रूप में। दोस्तों याद रखिए, जो स्तनधारी होते हैं उसमें ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और जब ज़रूरत नहीं पड़ता तो वो वापस से ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहती है। लेकिन शरीर के कौन से अंग में संचित रहती है? लिवर में और मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए त्वचा। दोस्तों याद रखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग जो है वो त्वचा है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो फिर वो यकृत हो जाता, और बाहरी अंग की बात करेंगे तो वो त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? और इसका सही आंसर है अवशोषण के लिए। दोस्तों देखिए, जो भी पोषक तत्व जो हम खा रहे हैं वो उसी फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल शुगर के फॉर्म में टूट जाता है, वैसी वसा वैसी प्रोटीन टूट जाता है, तो उसका अवशोषण करने का काम जो है वो छोटी आंत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिए, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरीन बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जन्म के तुरंत बाद। दोस्तों याद रखिए, जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिनेप्स। दोस्तों जो हमने तंत्रिका कोशिका देखा था न्यूरॉन आगे, तो दो तंत्रिका कोशिका जहां पर मिलती है ना उसको बोला जाता है सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लगभग 1.5 लीटर। याद रखिए, लगभग 1.5 लीटर जो है मनुष्य मूत्र का उत्सर्जन करता है एक दिन में। अब ये भी जो है हमेशा फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है कि व्यक्ति जो है कितना शारीरिक काम कर रहा है, उसके शरीर का वजन और बनावट कैसा है, वो कितना अधिक पानी ग्रहण कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है मूत्र की मात्रा। लेकिन अगर हम एवरेज लेकर चले तो वो लगभग 1.5 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत। याद रखिए, यकृत जो होता है वो पीलिया से प्रभावित होता है। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है खत्म हो गया है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? और इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारा ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आप इसको नोट कर लें। यहाँ पर आपको 2022-2023 से रिलेटेड करेंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट का पेड पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों कमेंट में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।